हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्लोरोप्लास्ट की एक्चुअल में क्या पोजीशन होती है और क्लोरोप्लास्ट के क्या काम होते हैं। क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी की जब आप बात करते हो तो उसके अंदर ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोप्लास्ट आता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर भी आप बात करो तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। उस मैग्नीशियम की वजह से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसका ग्रीन कलर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो रेड कलर होता है, ब्लड का रेड कलर हो, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर भी फेरस आयन होता है, उस फेरस आयन या आयरन की वजह से उसका कलर जो है वो रेड कलर मिलता है। सेम स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोफिल की होती है, सेम टू सेम। बस जहाँ पर फेरस होता है उसकी जगह रिप्लेस क्या हो जाता है? मैग्नीशियम होता है। बाकी वही की वही 4 फायरिंग रिंग है वो हीमोग्लोबिन की होती हैं और वही की वही 4 फायरिंग रिंग जो है वो क्लोरोफिल की होती हैं। तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज हैं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट की एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है, क्या उसकी पोजीशन होती है। जब आप एक लीफ की कंडीशन देखेंगे तो उसके अंदर देखने को मिलता है ग्रीन कलर। और उसकी जब आप टीएस लेते हो, टीएस आप जब लोगे तो उसको पर्टिकुलर सेल देखोगे और पर्टिकुलर सेल देखने के लिए आपको मिलेगा कि कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, यहाँ हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और अगर प्लांट सेल की आप बात करो तो वैक्यूल्स भी होंगी। और चारों ओर ये जो मोटी कवरिंग है वो किसकी है? सेल वॉल की। अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे तो वो सेल वॉल है। और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, एक डायरेक्ट जो पतली झिल्ली होती है जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल का भी आप टीएस लोगे तो फिर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब आप बात करोगे तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या सिमिलरिटीज होती हैं? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को प्रपोज करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, मान लो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के दोनों को अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन का क्या मतलब हो गया कि उनके पास में खुद का अपना जीनोम होता है। जीनोम का मतलब डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स होती हैं वो उनके पास उनकी खुद की होती हैं। जैसा कि आप इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देख पा रहे हो, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, यहाँ इसके खुद के राइबोसोम हैं। और डीएनए और राइबोसोम है तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा? आरएनए भी होगा। तो ऐसा क्यों है? ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन अपन क्यों बोलते हैं, या फिर खुद के पास में इनका जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है, उसकी वजह क्या है? तो इस थ्योरी को समझाने का काम करता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो एक टाइम में अलग से बैक्टीरिया के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और एनिमल सेल के पास में या प्लांट सेल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही नहीं थे। लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी थी, इस बैक्टीरिया की खास प्रॉपर्टी थी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बना रहे थे। इनके पास में एनर्जी बनाने के जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और एनिमल को और प्लांट की बॉडी की साइज है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, इवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूस होता जा रहा था। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलती है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आया और माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी ने इनगल्फ कर लिया, सेल ने इनगल्फ कर लिया। सेल ने इनगल्फ करके जो सिंगल मेम्ब्रेन थी उसको किस में कन्वर्ट किया? डबल मेम्ब्रेन में। तो जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की, वो होती है यूकेरियोट्स की। यानी कि अपन ने इसको ऊपर वाली मेम्ब्रेन दी है और नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की होती है। तो एक तो क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जितने भी आप एंजाइम्स पढ़ते हो, जितने भी एनर्जी जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों के अंदर ही कहाँ होंगे? इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के पास में बहुत ही कम चीज़ें होती है क्योंकि इनर मेम्ब्रेन इनकी खुद की है और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो यूकेरियोट्स की है। तो इस बात को कैसे प्रूव किया जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है वो दोनों के दोनों ही एक बैक्टीरिया के रूप में जीवन सर्वाइव कर रहे थे? वो तब पता चलेगा जब आप इसके डीएनए की स्टडी करते हो, इनके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हो। तो जो इनका डीएनए है या राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स से ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं बजाय यूकेरियोट्स के। जैसे कि मान लो राइबोसोम जो होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है? 70S टाइप का राइबोसोम। और यूकेरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो किस टाइप का हो सकता है? 70S।
तो इस बात से सिद्ध होता है कि ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल कभी कभार रही होगी। और इनका जो डीएनए होता है वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलता है? सर्कुलर फॉर्म में। और सर्कुलर फॉर्म का डीएनए है वो कहाँ पे होगा? प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है सर्कुलर फॉर्म। यूकैरियोट्स का डीएनए जो है वो लीनियर फॉर्म में होता है, जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था। तो इस बात से सिद्ध होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों ही एक जीवन कैसा व्यतीत कर रहे थे? बैक्टीरिया के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यूकैरियोट्स को इनकी आवश्यकता हुई क्योंकि इनको एनर्जी जनरेटिंग की ज़रूरत थी और ये अनावश्यक रूप से ही एनर्जी बना रहे थे, खूब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बना रहे थे और उसका यूटिलाइजेशन किसने करना शुरू कर दिया? यूकैरियोटिक सेल्स ने इनका यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। और इसको कौन समझाता है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहती है कि पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया आया और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में क्लोरोप्लास्ट आया। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं VIPP1, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन 1। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के अंदर आप ऐसे देखते हो, ऐसी क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि VIPP1 प्रोटीन है वो इनको यहाँ से सबको कट कर देती है। यहाँ से कट करके सिक्के के समान स्ट्रक्चर्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं और इन अरेंज स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन या थाइलेकोइड्स इनको बोलते हैं। और पर्टिकुलर ये अरेंज हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर जम जाएंगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? VIPP1 प्रोटीन की वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये VIPP1 प्रोटीन है वो नहीं होती, इसलिए यह है एक कुंडलित फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती है। अब सवाल ये भी आता है कि कुंडलित फॉर्म में क्यों रहती है? कुंडलित फॉर्म में इसलिए रहती है क्योंकि अगर ये सीधी रही तो इसकी स्ट्रक्चर जो हो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो सेल के अंदर रखने में इसमें प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत ज़्यादा एरिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ने ही कवर कर लिया तो फिर आप और सेल ऑर्गन्स को कैसे रख पाओगे? तो एरिया को कम करने के लिए इस मेम्ब्रेन को क्या कर दिया गया? फोल्ड कर दिया गया। चाहे क्लोरोप्लास्ट की बात कर लो, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, इसको फोल्डिंग देने के लिए, सरफेस एरिया कम करने के लिए ऐसा किया गया है। तो ध्यान रखना, VIPP1 प्रोटीन है वो किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और इसी की वजह से क्या बनते हैं? ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन बनती हैं। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्या है कि एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेमेली लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये लेमेली क्या करती हैं? एक थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन को दूसरे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन से अरेंज कर रही हैं। और जहाँ पर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट नहीं होते उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और जहाँ पर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। अब स्ट्रोमा और ग्रेनम एक दूसरे से इंटरलेट क्यों हैं? एक दूसरे के अंदर इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर तो क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है और ग्रेनम के अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। अब देखिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होती है, यह कैसे संचालित होती है और इनका मतलब क्या होता है, उसके बारे में भी फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। तो ग्रेनम के अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर एनर्जी बनाई जाती है। एनर्जी बनाने का क्या मतलब हो गया? ATP बनाई जाती है, NADPH2 बनाई जाती है, ये सब के सब क्या बनाती है? एनर्जी बनाई जाती है जो ग्रेनम के अंदर बनाई जाती है और लाइट पर डिपेंडेंट होती है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन के अंदर क्या आता है? जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर एनर्जी बनाई थी उसको काम में लिया जाएगा फूड बनाने में। यानी कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा? CO2 है, उस CO2 को फिक्स करके क्या बनाया जाएगा? उससे ग्लूकोज बनाया जाएगा। और वो कहाँ बनाया जाएगा? स्ट्रोमा के अंदर। और इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है और वो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम मैंने क्यों बोला? क्योंकि अर्थ का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ही वही है और उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। उस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। यह अर्थ का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम का क्या मतलब हो गया कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोई एंजाइम है तो वो है रूबिस्को। और यह रूबिस्को जो है वो C2 साइकिल के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, C3 साइकिल में भी चलेगा, C4 साइकिल में भी चलेगा, केम साइकिल में भी चलेगा और भी बहुत सारे काम है वो रूबिस्को एंजाइम करेगा, जिसकी वजह से पौधा जो है वो अपना भोजन बनाने का काम करेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा? रूबिस्को एंजाइम ही करेगा। और यह रूबिस्को कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। और यह क्या काम करता है?
डार्क रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। और डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होने का क्या मतलब हो गया कि यह CO2 से क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। इसके अलावा हमने कल देखा था कि वाटर भी होता है और वाटर भी क्या करता है, भोजन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो हमने तो कह दिया कि CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, हमने ये क्यों नहीं कहा कि H2O से ग्लूकोज बन रहा है। H2O से हमने इसलिए नहीं कहा कि जो H2O होता है वह ग्रेनम के अंदर काम करता है और H2O है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर काम करेगा। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा। यानी कि ये क्या काम करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, अपने से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम H2O करता है। तो इस प्रकार से CO2 हो गया, H2O हो गया, NADPH2, ATP, ये सब चीज़ें मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। CO2 से तो डायरेक्ट फिक्स करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। और H2O जो है वो एनर्जी बनाने में इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी बनाने का काम जो है वो H2O का होता है। डिटेल में पढ़ेंगे कि H2O है वो कैसे काम करेगा और एनर्जी इससे कैसे बनाई जाती है। ये सब बातें होंगी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। इसके अलावा इसके ग्रेनम स्ट्रोमा के बारे में। इसके अलावा हमने देखा कि स्ट्रोमा में कौन सा एंजाइम होता है, स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शंस चलती हैं। इसके अलावा अपन एक बात और देखते हैं और ये बात देखते हैं कि ये जो ग्रेनम होता है, ये मैंने आपको एक थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर बनाई है, ग्रेना के थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर बनाई है। इसके अंदर भी बाइलेमुलर स्ट्रक्चर होती है और थाइलेकोइड की पीएच जो होती है वो स्लाइटली होती है एसिडिक। यानी कि थाइलेकोइड की लुमेन की पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है। और लुमेन की पीएच एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट किधर होता है, इस लुमेन की तरफ। स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट है वह लुमेन की तरफ होगा। अब ये लुमेन में ऐसा क्यों होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आकर के क्या काम करेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे। और ये मान लो क्या है, स्ट्रोमा है। तो क्या मतलब हो गया, हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से चलकर कहाँ चले गए, लुमेन में चले गए। लुमेन में जाने की वजह से इसकी पीएच तो हो जाएगी एसिडिक और इसकी पीएच हो जाएगी बेसिक। अब ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो कि पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लॉग क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। अब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटेगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटेगी और पीएच घटेगी तो इसका मतलब वो विलियन कैसा, सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगी तो पीएच बढ़ेगी और पीएच बढ़ेगी तो वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस एसिडिटी और बेसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस के अंदर ये है, क्या काम करती हैं, वो सब चीज़ें अपन बात करेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड वो भी क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। और यह फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो दोनों के दोनों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करने के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट होते हैं और इनकी वजह से ATP एंड NADPH2 का सिंथेसिस होता है। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके पास में फेरस सल्फर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फोटोसिस्टम सेकंड के पास में फियोफाइटिन हो सकता है, इसके पास में प्लास्टोक्विनोन हो सकता है। ये सब होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट करके हाइड्रोजन आयन को किधर लाएंगे, स्ट्रोमा से लुमेन की तरफ लेकर के आने का काम करते हैं। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। अपन फोटोसिंथेसिस की स्टार्ट कर चुके हैं और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होगी कहाँ पर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की लुमेन के अंदर। अब ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की लुमेन के अंदर और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीन्स हो गया, जेंथोफिल्स हो गया, थाइकोबिलिन हो गया। ये बहुत सारे वर्णक होते हैं। इनका काम क्या है कि हाई लाइट इंटेंसिटी कोई आ रही है, बहुत ज़्यादा तीव्र लाइट आ रही है तो उसको कम करने का काम है वो ये अदर वर्णक करेंगे। जैसे कैरोटीन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल्स हो गया, ये सारे के सारे हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल मैनर में अंदर देने का काम करेंगे। और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यह क्लोरोफिल ही क्या करता है,
लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अंदर यहाँ मान लो क्लोरोफिल है, यहाँ पर सनलाइट है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल करता है, और यह क्लोरोफिल है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की शुरुआत कर देता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की शुरुआत कर देगा और उसके बाद में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो डार्क रिएक्शन चलेगी जिसके अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अपन डिटेल में देखने वाले हैं। आज हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और उसकी कैसे स्ट्रक्चर होती है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया और क्लोरोप्लास्ट क्यों आया। क्लोरोप्लास्ट क्यों आया, इसकी उपयोगिता है वो आगे अपने को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी कि क्लोरोप्लास्ट एक यूकेरियोटिक सेल की बॉडी में आने का क्या फ़ायदा हुआ। इसका बहुत कुछ फ़ायदा हुआ जिसकी वजह से जो है वो बड़ी साइज के ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हुए। ये सब लाइफ पॉसिबिलिटी हुई और लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा सपोर्ट मिला। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के द्वारा ही इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कैसे चलती है और इससे एनर्जी का निर्माण कैसे हो सकता है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकता है और वाटर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।